एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्ल रोजर्स की थ्योरी की, जो आपकी पर्सनैलिटी की ये थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें कुछ ही टर्म्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए और आपके एग्जाम्स में वही पूछे जाते हैं। तो ये आपकी यूनिट 3 है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। उसमें ये पर्सनैलिटी का चैप्टर है और कार्ल रोजर्स की थ्योरी है। तो इसी को हम आज देखते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कार्ल रोजर्स की थ्योरी में। कार्ल रोजर्स ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो फिनोमेनोलॉजी के नियमों पर आधारित है, फिनोमेना के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। फिनोमेना क्या होता है? जिसमें व्यक्ति की अनुभूतियों, भावों, मनोवृत्तियों, एटीट्यूड्स और उनके अपने बारे में या सेल्फ के बारे में तथा दूसरे के बारे में व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन किया जाता है। ये होता है फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, तो इसी सिद्धांत को मानवतावादी आंदोलन, ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट, जिसके समर्थक मैस्लो भी हैं, और इनके ही अंतर्गत इस फिनोमेनल थ्योरी को माना गया था। ठीक है, और इसी को सेल्फ थ्योरी, जो इसका अगर हम दूसरा नाम कहें कि रोजर्स की थ्योरी को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो इसी को सेल्फ थ्योरी या पर्सन सेंटर्ड थ्योरी या क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी ये भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके ये 2-3 नाम हैं जिसमें कि पर्सन को ही ध्यान में रखकर उसका एनालिसिस किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये इसके नाम हो गए जो आपको याद रखना है। पर्सन सेंटर, सेल्फ थ्योरी ही इनकी मेन है। इसी से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत का जो वर्णन है इन्होंने 3 भागों में बांट के किया था। जैसे फ्रायड का भी हमने पढ़ा था इसके पहले, तो इसी तरह से इनका भी है। व्यक्तित्व के स्थायी पहलू हैं। ठीक है, इसमें आता है आपके 2 चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो पढ़ना है प्राणी के बारे में और फिर दूसरा है सेल्फ के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से 2 हो गया और फिर सेल्फ को फिर 2 भागों में ऐसे इन्होंने डिवाइड किया। तो ये हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ। तो इस तरह से फिर व्यक्तित्व की गतिकी अब आता है सेकंड। इसमें 2 तरह की नीड्स इन्होंने बताई थी। इसमें भी 2 आपको पढ़नी है, 1 बाय 1 हम आगे देखेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लीजिए। मेंटेनेंस नीड और एनहेंसमेंट नीड। फिर है व्यक्तित्व का विकास। तो ये हम 1 बाय 1 देखते हैं आगे। अब यहाँ पर स्थायी पहलू जो पहला पार्ट था उसमें देखिए प्राणी, इन्होंने बताया प्राणी के बारे में और सेल्फ के बारे में। इनकी थ्योरी का नाम ही सेल्फ है, तो आपको सेल्फ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी कि इन्होंने क्या कहा था ऐसा। तो रोजर्स ने अपनी जो थ्योरी थी इसमें बताया कि प्राणी एक ऐसा जीव है जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार से क्रिया करता है। अब प्राणी में वो कोई भी हो सकता है, जीव भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से प्राणी को सभी प्रकार की अनुभूतियों का केंद्र माना जाता है। अनुभूतियों में दैहिक गतिविधियों मतलब शारीरिक गतिविधियों से संबंधित अनुभूतियों के साथ साथ बाह्य वातावरण की घटनाओं की जो उसके जो परसेप्शंस होते हैं उनका भी कॉम्बिनेशन होता है। दोनों का ही संपर्क में आने से जो एक संपर्क बनता है, एक जो क्रियाएं होती हैं, उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चेतन और अचेतन अनुभूतियों के मिश्रण से जिस क्षेत्र का निर्माण होता है, क्योंकि वो वातावरण में रहता है, तो इसीलिए कहा गया है कि चेतन और अचेतन जो अनुभूतियाँ होती हैं उससे एक क्षेत्र बनता है जिसको प्रासंगिक क्षेत्र या फिनोमेनल फील्ड कहा जाता है। तो फिनोमेनल फील्ड जो होता है इसकी विशेषता ये होती है कि इसके बारे में स्वयं व्यक्ति ही सही जानता है। कोई दूसरा किसी दूसरे फील्ड के बारे में नहीं जान सकता है। जो व्यक्ति होगा, क्योंकि सेल्फ है ना, इनकी जो थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट ही था वो सेल्फ थ्योरी से था, तो वो जो दूसरा कोई भी नहीं जान सकता है, व्यक्ति अपने बारे में खुद ही जान सकता है। तो इस तरह से रोजर्स के अनुसार मानव व्यवहार का मुख्य कारण कोई स्टिमुलस ना होकर यही फील्ड होता है। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा कोई भी उद्दीपक नहीं होता है जिसके कारण वो क्रियाएं करता है। तो ये इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। तो प्राणी के बारे में आपको समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं सेल्फ।
सेल्फ के लिए इन्होंने क्या कहा था, तो रोजर्स का व्यक्तित्व का सिद्धांत ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिनोमिनल फील्ड का एक जो भाग होता है वो अधिक डिफ्रेंशिएट हो जाता है और इस भाग को ही रोजर्स ने सेल्फ की संज्ञा दिया है। सेल्फ कोई अलग डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, रोजर्स के लिए अनुसार। और लेकिन जब फ्रायड ने जैसे बताया था ना अपनी थ्योरी में, इन्होंने जैसे ईगो, सुपर ईगो और इस तरह से उन्होंने अलग अलग इनको अलग डायमेंशन बताई थी पर्सनैलिटी की, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि सेल्फ अलग विमा नहीं होती है, उसी का ही एक रूप होता है। तो रोजर्स के अनुसार सेल्फ का विकास शैशवावस्था में होता है, जब शिशु की अनुभूतियों का एक अंश या भाग अधिक पर्सनलाइज रूप करने लगता है, जैसे वो मैं या मुझको के रूप में विशिष्ट होने लगता है, मतलब अपनी पहचान बनाने लगता है, वो एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है और इस तरह से अपनी पहचान से अवगत होने लगता है। तो यहीं पर इन्होंने कहा सेल्फ, ठीक है, ये एक थ्योरी हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं, सेल्फ के भी दो सब सिस्टम बताए थे, सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ, है ना। इससे संबंधित एक सवाल भी पूछा था, देखिए यहाँ पर ये 2020 में पूछा था, मानव अधिगम संदर्भ के बारे में कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित प्रविधियों को क्या शीर्षक दिया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, स्व संयमन अधिगम, आग्राही अधिगम, आत्म प्रेरित अधिगम और खोजपरक अधिगम। तो यही सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई थी। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के सभी पहलुओं, अनुभूतियों से होता है जिनसे व्यक्ति अवगत होता है, और उसका जरूरी नहीं कि प्रत्यक्षण हमेशा ही सही हो, कभी कभी वो गलत भी हो जाता है। इसकी 2 विशेषताएं बताई थी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक बार निर्माण हो जाने पर उसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो उसके माइंड में डेवलप हो गया, जो कॉन्सेप्ट एक बार बन गया वो बन गया। अगर वो उस चीज़ को मतलब स्वीकार नहीं कर सकता है अदर फॉर्म के रूप में, अगर स्वीकार करना भी पड़ा बहुत सोच विचार के बाद, तो वो उसको क्या है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ही एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक है। और दूसरी विशेषता ये है कि व्यक्ति का सेल्फ कॉन्सेप्ट उसके बायोलॉजिकल सेल्फ से भिन्न होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट और बायोलॉजिकल सेल्फ इन दोनों में डिफरेंस होगा, तो यही जो है इसकी दूसरी विशेषता हुई, ठीक है। फिर यह है आइडियल सेल्फ, इसमें क्या देखते हैं, ये दूसरा सब सिस्टम है। आइडियल सेल्फ से तात्पर्य, जैसे कि मालूम है आइडियल मतलब एक आदर्श, अपने बारे में विकसित किए गए एक ऐसे छवि से होता है जिसे वो आदर्श मानता है। और मतलब आदर्श में क्या होता है आइडियल सेल्फ में, कि वो सभी गुण आते हैं जो प्रायः पॉजिटिव होते हैं और जिसे व्यक्ति अपने में विकसित होने की तमन्ना करता है। कोई भी व्यक्ति अपने को एक पूर्णतः आदर्शवादी पुरुष या एक अच्छा व्यक्ति, सफल व्यक्तित्व के रूप में ही जानना चाहेगा, तो इसी को आइडियल सेल्फ कहते हैं। अब यहाँ पर व्यक्तित्व की गतिकी में देखते हैं, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व गतिकी की व्याख्या करने के लिए एक मोटिव का भी वर्णन किया है, जिसे उन्होंने वस्तुवादी प्रवृत्ति, ये इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। ये आपने एक ये वर्ड कभी और भी पढ़ा होगा किसी भी थ्योरी में। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपने ये मैस्लो के थ्योरी में पढ़ा है, इसमें इन्होंने बताए थे शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, और फिर है आत्मसिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, है ना। तो यही आपने पढ़ा था, जिसमें कि ये 2 थी बहुत लो लेवल की जो है नीड्स थी, उसके बाद ये हाई लेवल की नीड्स थी, है ना। तो यहाँ पे इन्हीं नीड्स से ही यहाँ पर भी मतलब है। तो ये देखिए वस्तुवादी प्रवृत्ति क्या है, जैसा कि रोजर्स ने कहा, वस्तुवादी प्रवृत्ति से तात्पर्य प्राणी में सभी तरह की क्षमताओं को विकसित करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति से होता है, जो व्यक्ति की जिंदगी का एक ऐसा अभिप्रेरक होता है। अभिप्रेरक क्या होता है, जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिव करता है, मोटिवेशन देता है, जो व्यक्ति को अपने सेल्फ को उन्नत बनाने के लिए ना, वही चीज़ एनहेंस और मेंटेन करने का काम करता है। तो यही हो गई एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। रोजर्स के थ्योरेटिकल सिस्टम में एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी ही एक ऐसा मोटिवेशनल कंस्ट्रक्ट है, इन्होंने इसी एक तत्व को ही इम्पोर्टेंट माना था। अब इसी से संबंधित ये हमने देख लिया, इसका जो व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप ये सारे इसके ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्रम में लगाने को पूछे जाते हैं, पूछा भी गया है 2020 में ही। ये अब्राहम मैस्लो है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो अब्राहम मैस्लो का जो ये सिद्धांत है, इसमें ये क्रम में लगाने को पूछे जाते हैं, हैप्पीजर्ड तरीके में दे दिए जाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सही से लगाना होगा, ठीक।
तो फ्रेंड्स, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और आपका एक एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई सुझाव है आप वो भी दीजिए। हो सकता है मैं आपके कसौटी पे खरी ना उतर रही हूँ, तो आप कोई सुझाव देना चाहते हैं आप वो भी दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। रोजर्स के विचार में लक्ष्य की ओर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने वाली व्यक्तित्व की दो मुख्य आवश्यकताएं, जैसे नीड्स के बारे में बताया गया था, तो मैस्लो ने भी नीड्स का ही अपना सिद्धांत बताया था, जिसमें 5 तरह के स्टेप बताए इन्होंने। तो इन्होंने भी 2 नीड्स बताई थी, मेंटेनेंस नीड और एनहेंसमेंट नीड, है ना। ये 2 तरह की नीड बताई। अब इसमें मेंटेनेंस नीड क्या है? इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप के ठीक ढंग से मेंटेन करता है। इसमें मूलभूत आवश्यकताएं जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे भोजन से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, संतुष्टि की ओर, इन सब की ओर अग्रसर होता है। तो इससे बेसिक नीड्स आती हैं। व्यक्ति अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के विचारों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गई मेंटेनेंस नीड, जो खाली मेंटेन करती है लाइफ को। आगे इन्हेंसमेंट नीड क्या होती है? जो और आगे बढ़ाना चाहेगी। यद्यपि व्यक्ति अपने आत्मसंप्रत्यय को यथावत बनाए रखता है और उसमें परिवर्तन नहीं चाहता है, फिर भी अपने आप को विकसित करने और पहले से अधिक उन्नत बनाने की भी एक प्रेरणा होती है। इसी को इन्होंने एनहांसमेंट नीड कहा। ये दोनों तरह की नीड हो गई। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के विकास में सेल्फ और व्यक्तित्व की अनुभूतियों में संगतता को महत्वपूर्ण बताया था। जब इन दोनों में व्यक्ति की अनुभूति और उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट के बीच अंतर हो जाता है तो इससे उसमें चिंता उत्पन्न होती है, और इनकंसिस्टेंट के अंतर से उत्पन्न इस चिंता की रोकथाम के लिए कुछ बचाव प्रक्रियाएं, डिफेंसिव रिएक्शन, जैसे कि हमने फ्रायड के में भी पढ़ा था, डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े थे, तो इसी को इन्होंने प्रतिरक्षा की संज्ञा दी है। और रोजर्स ने 2 तरह के प्रतिरक्षात्मक उपायों को बताया, विकृति और खंडन। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए रोजर्स के सिद्धांत का मूल्यांकन। यहाँ पर देखिए रोजर्स का व्यक्तित्व का सिद्धांत साइकोथेरेपी और क्लासरूम के लिए एक वरदान साबित हुआ था। साइकोथेरेपी, वैसे ये सिद्धांत आपको पढ़ना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी है, तो वहाँ पर क्लाइंट को सेंटर में रखकर परामर्श दिया जाता है, काउंसलिंग की जाती है ना, वहाँ पे भी पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे थेरेपी के रूप में पढ़ते हैं। रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण गुण जो है सेल्फ पर उन्होंने बल दिया था, यही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपनी फिनोमेनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को बताया था। फिर इनके इंटरनल कंसिस्टेंसी भी अधिक है इनके सिद्धांत में। तो ये सारी चीज़ें इनके सिद्धांत से संबंधित थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।